हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जो है क्लास 12 के फिजिक्स में। ठीक है, फिजिक्स में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्या पैटर्न रहेगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क का पेपर होगा। ठीक है, किन क्वेश्चनों पे ज्यादा फोकस किया जाए। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं यहाँ पे कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। ये समझना जरूरी है क्योंकि इस बार जो पेपर होगा वो अलग पैटर्न से होगा। तो जो पेपर का पैटर्न रहेगा, आपके 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपके रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो आपके 7 मार्क के होंगे। ठीक है, और फिर आपके जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन रहेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आपके रहेंगे 3 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। तो ये 12 नंबर के क्वेश्चन यहां से आपको आने हैं, 12 नंबर। ठीक है, 3 क्वेश्चन रहेंगे, 4-4 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा। तो जो दीर्घ में क्वेश्चन रहेगा, दीर्घ उत्तरीय, वो क्वेश्चन सिर्फ एक होगा। ठीक है, और ये होगा क्वेश्चन 6 नंबर का। तो 6 नंबर ये, तो हमारे पास टोटल हो जाएगा 12, 6, 18, 7, 25। तो 25 नंबर का फिजिक्स में पेपर आना है। पेपर जो कितने नंबर का होगा, 25 नंबर का पेपर होगा। कक्षा 10 की बात कर रहे हैं, तो 25 नंबर का पेपर होगा। इसमें एक क्वेश्चन आएगा दीर्घ में, इसमें अथवा होगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आपको लॉन्ग में अथवा मिलेगा। बाकी 3 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें अथवा नहीं रहेगा। 7 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आना चाहिए। इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ध्यान देना है आपको कि 7 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव से मिलना है। तो ऑब्जेक्टिव पे हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। ये 3 क्वेश्चन रहेंगे, शॉर्ट में रहेंगे, और ये हमारे पास लॉन्ग में क्वेश्चन एक आएगा। तो हमने कुछ क्वेश्चन आपके सामने जो है लिख दिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 4 नंबर में मिल सकते हैं, आपको लॉन्ग में क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों पे सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे। हम सॉल्व में जो भी क्वेश्चन आएगा करवाते रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे। वैद्युत मोटर की संरचना, कार्यविधि व सिद्धांत लिखे। वैद्युत मोटर की संरचना, सिद्धांत, कार्यविधि पूछ लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में मिलेगा, ये फिक्स है। ये पूरा क्वेश्चन पूछा गया, तो ये 6 नंबर में क्वेश्चन आना है। ये जो क्वेश्चन आपका आएगा, ये क्वेश्चन रहेगा 6 नंबर में। ठीक है, दिश धारा जनित्र व प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, दिश धारा अलग, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अलग है। इनके दोनों की संरचना, सिद्धांत, ये पूरा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जितना पूछेंगे उतना लिखेगा। ये 6 नंबर में क्वेश्चन रहेगा। संरचना, सिद्धांत, कार्यविधि, जितना संरचना पूछेंगे, सिद्धांत तो इतने लिखिएगा। कार्यविधि पूछेंगे तो कार्यविधि लिख दो। ठीक है, संरचना पूछे, कार्यविधि ना पूछे तो कार्यविधि नहीं लिखना, संरचना सिद्धांत बता दो। जितना पूछेंगे उतना करिएगा। फैराडे के वैद्युत चुंबकीय पर संबंधी नियम, ये आपके क्वेश्चन 4 नंबर में हो सकते हैं। इसके साथ क्वेश्चन जोड़ सकते हो, 4 या 6 नंबर में ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। ओम का नियम व प्रयोगों द्वारा इसका सत्यापन, ओम के नियम के सत्यापन जो हम करेंगे कैसे, प्रयोग के द्वारा इस नियम का सत्यापन। ठीक है, प्रयोग के द्वारा हम इस नियम का सत्यापन कैसे करते हैं, तो प्रयोग के द्वारा सत्यापन। नियम का सत्यापन कैसे होगा, और ये क्वेश्चन हमारे पास दूर दृश्य दोष व निकट दृश्य दोष के कारण निवारण। दूर दृश्य दोष क्या, निकट दृश्य दोष क्या, इसके कारण निवारण किरण आरेख की सहायता से डायग्राम बना करके समझाना रहेगा। फिर प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन व वर्ण विक्षेपण को समझाइए। ये क्वेश्चन रहेंगे। ये क्वेश्चन दूर दृश्य दोष, निकट दृश्य, ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। ठीक है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन व दोनों चीजें पूछ लेंगे साथ में, तो 7 नंबर में हो गया। नहीं, ये भी क्वेश्चन आपके 4 नंबर में रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लिख दिए। अब फिर इसके बाद हम बात करेंगे अनसॉल्व पे कुछ क्वेश्चन। ये जो भी क्वेश्चन जहां आता रहेगा हम करवाते रहेंगे। हम अनसॉल्व में अनसॉल्व आपको सॉल्व करवाएंगे। तो 22 से हम स्टार्ट कर रहे हैं अनसॉल्व को। 2022 का सेट देखिए, सभी लोग अनसॉल्व निकाल लो जो है।
अनसॉल्व में क्वेश्चन सेट पहला देखते हैं। 22 से करना स्टार्ट करिए। 22 का कर लीजिए। 21 में एग्जाम हुआ था, जो भी आपको करेक्शन के लिए इनके नंबर कम ज्यादा थे उसके लिए जो एग्जाम हुआ था, तो वो देख लेंगे। 21 का भी पेपर दिया होगा और 20 का देख लीजिए, 19 का। इतने सेट सॉल्व कर लेंगे तो लगभग क्वेश्चन आपके लॉन्ग वाले शॉर्ट वाले हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज्यादा, तो उसके लिए अलग से वीडियो आपको देंगे। तो आज हम 2022 के सेट 1 की बात करते हैं। सेट फर्स्ट 2022, ठीक है। सेट नंबर आपका है 2022 बीजे, ठीक है। इस सेट को हम देखेंगे। हाँ, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? वायु के सापेक्ष। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। वायु के सापेक्ष, क्वेश्चन है वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। अधिकतम होता है। तो ऑप्शन इसमें दिए जल का, सेकेंड ऑप्शन आपका हीरा, थर्ड ऑप्शन है कांच, फोर्थ ऑप्शन में आपका दिया है तारपीन का तेल। तारपीन का तेल, ठीक है। वायु सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, आप सोचो जो माध्यम इतना सघन होगा उसका अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष इतना ज्यादा होगा। सोचो कौन सबसे ज्यादा सॉलिड होगा, जो सबसे अधिक सॉलिड होगा वही सबसे सघन होगा, डेंसर होगा। डेंसर मीडियम का ही अपवर्तनांक ज्यादा होगा वायु के रिस्पेक्ट में। तो जल तो हो नहीं सकता, लिक्विड इसमें से ठोस में आ रहे हैं कांच और हीरा, तो दो तो ये हटाओ। लिक्विड में कांच और हीरा में से कौन सा होगा? यदि हीरा ज्यादा सॉलिड होगा तो हीरा होगा, कांच ज्यादा सॉलिड तुमको लग रहा है तो कांच हो जाएगा। तो हीरा ज्यादा सॉलिड होता है, हीरे का अपवर्तनांक जो है वायु के सापेक्ष ज्यादा होगा, कांच का क्या होगा? कम होगा। इसी में सेकंड जो क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। निकट के लिए पता है आपको, निकट दृष्टि दोष पूछ लिया, तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लगाते हैं? निकट दृष्टि दोष में लेंस लगता है कि दर्पण लगता है? तो लेंस लगता है। दोष में याद रखेंगे दो दूर हमारे पास दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष जब हमारे पास निकट में लगता है अवतल लेंस, और दूर में क्या लगता है? उत्तल लेंस, ठीक है। निकट में अवतल लगेगा, दूर में क्या लगेगा? उत्तल लेंस, ठीक है। कन्वेक्स, इसमें हमारे पास कन्वेक्स लेंस, इसमें हमारे पास लगेगा कनकेव लेंस, ठीक है। तो अवतल लेंस लगता है निकट में, दूर से याद रखो ऊ, दूर ऊ, उसे उत्तल लेंस लगेगा। कौन सा लेंस लगेगा? उत्तल लेंस। तो सेकंड के हम ऑप्शन नहीं दिए, आसान सा क्वेश्चन है। निकट दृष्टि, निकट में कौन सा लेंस लगेगा? तो अवतल लेंस लगेगा, ठीक है। अवतल लेंस लगेगा, ये याद रखेंगे, अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस लगता है दूर दृष्टि दोष में। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती है समझिए। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव समांतर होती हैं। ऑप्शन है सदैव समांतर होती हैं। बोलो समांतर होती कि नहीं होती? समांतर होती हैं, लेकिन सदैव समांतर होती हैं ये बात नहीं सही है, ठीक है। एक बिंदु पर मिलती हैं, एक बिंदु पर, एक बिंदु पर मिलती हैं, एक बिंदु पर आप मिल सकते हैं, लेकिन एक बिंदु पर मिलती हैं चुंबकीय बल रेखाएं। फिर एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। एक ऑप्शन ये है, कभी नहीं काटती हैं। हाँ, चौथा ऑप्शन आपका है परस्पर काटती हैं, परस्पर काटती हैं। बोलो भाई कौन सा सही होगा ऑप्शन? कौन सा होगा जल्दी से? एक बिंदु पर मिलती हैं, सदैव समांतर होती हैं, दूसरे को कभी नहीं काटती, परस्पर काटती, काटती कभी नहीं है, ये गलत है।
सदैव समांतर होती हैं, सदैव जरूरी नहीं समांतर, समांतर हो सकती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, एक बिंदु पर तो मिल ही नहीं सकती हैं, ठीक है। यदि एक बिंदु पर मिल गई तो काट देगी, इसमें आंसर सही, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है। कैसे होता है, क्या होते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, समझते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक में, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं। उत्तरी ध्रुव से निकल करके कहां चलती है, दक्षिणी ध्रुव, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव से आएंगी दक्षिणी ध्रुव की ओर, अंदर ये चलती है, चुंबक के अंदर भी चलेंगी तो ये चलती बाहर उत्तरी से दक्षिणी की ओर, चुंबक के अंदर चलती हैं दक्षिणी ध्रुव से कहां, उत्तरी ध्रुव की ओर। दक्षिणी ध्रुव से कहां चलेंगी, उत्तरी ध्रुव की ओर। अंदर इस प्रकार से चलती है, ठीक है। ये होती है हमारे पास चुंबकीय बल रेखाएं जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल करके चलती है दक्षिणी ध्रुव की ओर। देखो इसका घ ऑप्शन है, कह रहे फाई चुंबकीय फ्लक्स है, फाई है चुंबकीय फ्लक्स, फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है। फिर कह रहे बी चुंबकीय क्षेत्र है, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। हाँ, ए अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, ये है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, इनके लिए सही संबंध क्या है, फॉर्मूले लिखे, V इज इक्वल टू लिखा है फाई अपान ए, दूसरा ऑप्शन इसमें है फाई इज इक्वल टू बी अपान ए, थर्ड ऑप्शन है ए इज इक्वल टू बी इंटू फाइव, फोर्थ ऑप्शन है बी इज इक्वल टू फाइव इंटू ए। तो देखो आपने फॉर्मूला इसमें पढ़ा, फाइव इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, फाइव इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, तो थीटा का जिक्र ही नहीं हो, थीटा हटा दो, फाइव इक्वल टू बी ए हो सकता है, कॉस थीटा जीरो हो जाएगा, फाइव इक्वल टू बी ए, ये रिलेशन होता है। ऐसा फॉर्मूला आपको कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, फाइव इक्वल टू तो है ही नहीं, फाइव इक्वल टू नहीं है, बी इक्वल टू यहां से निकाला जाए तो v इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा फाइव अपान क्या ए, यही ऑप्शन कहीं मिल जाएगा, यही सही हो जाएगा, v इक्वल टू फाइव अपान ए, पहला ऑप्शन सही है, v इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइव अपान ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये 4 क्वेश्चन थे, अब 4 तो नहीं आने, 7 क्वेश्चन आने ऑब्जेक्टिव में। फिर 2 नंबर के क्वेश्चन होते थे, अब 2 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, 4 नंबर में क्वेश्चन होंगे। तो जैसा कि हम सवाल में दिया उसी के अकॉर्डिंग करवा देते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता दर्पण की फोकस दूरी क्या है। अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर, अवतल दर्पण है, इसमें कह रहे हैं अवतल दर्पण इस तरह बनता है, अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर, ये इसका ध्रुव है, फोकस मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। इसमें एक होता है वक्रता केंद्र, बोले अवतल दर्पण में प्रतिबिंब तभी वस्तु पर ही बन सकता है जब ये वक्रता केंद्र पर वस्तु होगी। कहां पर होगी, वक्रता केंद्र पर ही होगी। तो यहाँ पे कोई करने, आपका वस्तु की दूरी दी गई है 30 सेंटीमीटर है, कितनी दूरी है 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर ये वस्तु की दूरी हो गई, यू बराबर 30, इधर की दूरी होगी तो नेगेटिव में लेंगे, माइनस में लेंगे, ध्रुव से बाईं ओर की दूरियों को माइनस में लेंगे, उधर की दूरियों को प्लस में लेंगे। प्रतिबिंब कह रहे हैं वही बनता है, वस्तु पर ही प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु पर ही प्रतिबिंब बनेगा तो इसी बराबर प्रतिबिंब बनेगा, इतनी दूरी पर वस्तु पर ही प्रतिबिंब बने तो उल्टा बनेगा, इसी वस्तु के बराबर बनेगा, जितनी वस्तु की लंबाई उतने प्रतिबिंब की लंबाई होगी। v भी हम लेंगे 30 माइनस 30 सेंटीमीटर, हमको इसमें ना फोकस दूरी उसकी कितनी होगी, ठीक है। तो अब सोचो ऐसे नहीं सॉल्व करते हम क्वेश्चन को, तब भी पता है हमें डायग्राम से, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ना बनाए तो सॉल्व करना था। यदि वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में जहां वस्तु रखी वहीं प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब ये वस्तु वक्रता केंद्र पे जब रखते हैं तभी वक्रता केंद्र पे प्रतिबिंब बनता है। और वक्रता केंद्र की आधी दूरी फोकस दूरी होती है, वक्रता केंद्र तक की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी फोकस दूरी होती है। ये 30 है तो फोकस दूरी कितनी आएगी 15, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, लेकिन सॉल्व कर लेते हैं। आपको सॉल्व करना है, एफ की वैल्यू बतानी कितना है, तो फॉर्मूला लगा दो,
दर्पण के लिए 1/f इक्वल टू दर्पण में होता 1/v प्लस 1/u। वैल्यू रख लेते हैं। 1/v की वैल्यू कितनी -30 प्लस u की वैल्यू -30, तो यह जाएगा ऊपर माइनस 1/30 -1/30 प्लस माइनस माइनस जुड़ जाएगा 30, नीचे रहेगा ये -1 जुड़ के कितना हो गया -2, 2 से 1 2 1 कम 2, 15 दूना 30, तो ये 1/f बराबर आया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 15 1 कम 15, f का -1 से f, तो f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। -15 इसलिए आएगा क्योंकि ये कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण होने के कारण ये फोकस दूरी किस में आ जाएगी, आपकी माइनस में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं 2 के खा में, बहुत ही आसान क्वेश्चन। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी है अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण की फोकस दूरी इधर होती है बाईं ओर, तो माइनस में लेंगे, -40 सेंटीमीटर। इसकी बताना है वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो r इज इक्वल टू फॉर्मूला होता 2f, फोकस दूरी का दोगुना होती है वक्रता त्रिज्या, 2 गुणे f का मान -40, तो 40 गुना कितना आ गया 80, तो -80 सेंटीमीटर इसकी वक्रता त्रिज्या हो गई। वक्रता त्रिज्या कितनी होगी 80 सेंटीमीटर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिर इसमें कह रहे हैं वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो क्या है, वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग, तो बोलो उत्तल दर्पण जो है कैसा प्रतिबिंब बनाता। उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखेंगे तो उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, ध्यान देंगे, उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु को रख दीजिए, उत्तल दर्पण में कहीं भी वस्तु रखेंगे इसके सामने, तो इसका प्रतिबिंब हमेशा जो है, इसका प्रतिबिंब बनाएंगे, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो समांतर वाले इसके फोकस से आती है, इसका फोकस इधर होगा, तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी प्रकाश किरण, लगेगा इसके फोकस से आ रही है। एक को भेज देंगे इसके प्रकाशिक केंद्र, इसके वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र यहां पर है, तो वक्रता केंद्र पर जाने वाली प्रकाश किरण जो होगी वो अपने मार्ग पे वापस लौट आती, तो यहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये जो प्रतिबिंब बनेगा सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब होगा, सीधा होगा, वस्तु पे क्या होगा, छोटा होगा। अब समझो वस्तु पे छोटा प्रतिबिंब बनने के कारण, और ये थोड़ा पास बनेगा दर्पण के, पीछे जाकर के ये दूरी कम होगी, इससे यहां पर कम दूरी पर आएगा और सीधा होगा। तो हमें प्रतिबिंब को सीधा करके देखना है, और जब हम मिरर लगाएंगे, जब दर्पण लगाएंगे, उत्तल दर्पण जो लगा होगा उसमें पीछे की सारी वस्तुएं दिखाई दें, या छोटी नहीं दिखाई देंगी वस्तुएं, तो हम दर्पण में देख ही नहीं पाएंगे कितनी दूरी पर, मतलब सारी चीजों को पीछे से कोई ट्रक आ रहा है, ट्रक के पास में कुछ आ रहा है, तो हमको ट्रक पूरा दिखेगा ही नहीं। तो ये वस्तु को एक छोटा प्रतिबिंब बनाता, सीधा प्रतिबिंब, सीधा देखना है और छोटा प्रतिबिंब देखना है, इसलिए वाहनों में कैसा क्या लगाएंगे, हम उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे। उत्तल दर्पण वस्तु का सीधा व छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण वस्तु का सीधा व छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए, पीछे के दृश्य को देखने के लिए, बस 2 नंबर में पूछा था, देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। यदि बड़ा प्रतिबिंब बनता तो वो सारा उस पे कुछ नहीं आ पाता, तो बड़ा प्रतिबिंब जब बनता तो उसको हम पूरा कैच नहीं कर पाते, ठीक है, इसलिए वहां पर छोटा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है, तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा, जितनी भी उसके पीछे की जितना भी दृश्य पूरा होगा वो उसमें आ जाए, इसलिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में करते हैं।
ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 4 नंबर में क्वेश्चन यहां से होंगे। हाँ, पहला क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख भी बनाइए। 15 सेंटीमीटर कह रहे हैं फोकस दूरी है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी दी गई 15 सेंटीमीटर, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी हम लेते हैं माइनस में, ठीक है। अवतल लेंस की फोकस दूरी किसमें होती है, माइनस में होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी देखो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में, अवतल लेंस अवतल दर्पण दोनों की फोकस दूरियां माइनस में होती हैं। मुख्यतः तो ये हमारे पास अवतल लेंस है। अवतल लेंस में दो फोकस होते हैं, मुख्य फोकस, प्रथम फोकस। प्रथम द्वितीय को मुख्य बोलते हैं, तो इसका जो मुख्य फोकस होता है ये इस साइड में होता है F2, और इसका जो प्रथम फोकस होता है इतनी दूरी पर इधर होता है। तो मुख्य फोकस को ही हम यहाँ पे फोकस दूरी लेंगे, तो मुख्य फोकस से बाईं ओर इस ओर है, इसलिए इसको हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। ये हमें v की वैल्यू दी है, ठीक है। ये हमें इसमें दिया है v इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख भी बनाइए। देखो अवतल लेंस में एक ही प्रतिबिंब बनता है, वस्तु को कहीं अनंत पे रख दो तो फोकस पे बनेगा, मुख्य फोकस पे। बाकी वस्तु को कहीं भी रख देंगे, ठीक है, वस्तु कहीं भी रखी हो, उसका प्रतिबिंब कहां बनना है, हमेशा प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, ये इसका प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। तो यहाँ पे और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा ये आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, तो इसी साइड बनेगा प्रतिबिंब, आभासी सीधा ही बनता उत्तल में, तो इधर की दूरी को माइनस में लेंगे, तो प्रतिबिंब की दूरी बीच में माइनस में लेंगे, वस्तु की दूरी बताना है। तो लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगा देंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू कितनी, -15, v की वैल्यू -10 माइनस 1/u, u माइनस 1/u को इस साइड लाते हैं तो प्लस हो जाएगा 1/u, ये माइनस को ऊपर भेज दो, -1/10, ये -1/15 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/15। अब इसके हर बराबर कर लेते हैं, यहाँ है 10, यहाँ 15, इधर 2 से गुणा करा दो, 15 दूना 30, तो यहाँ पर किससे करा दें, 30 हो जाए तो 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये 1/u इक्वल टू ये हो गया -3 प्लस 2 1 कम 2 बट्टे कितना आ जाएगा 30, 15 दूना 30, तो -3 प्लस 2 कितना आ गया हमारे पास, -1/30, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 30 1 कम 30, u का -1 से u इक्वल टू हमारे पास आ गया -30 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह ये बताएगा कि वस्तु को हम बाईं ओर रखेंगे, तो वस्तु को कितनी दूरी पर रखना होगा, 30 सेंटीमीटर दूरी पर। फोकस दूरी 15, इसके जस्ट दुगनी दूरी पे रख दो, फिर आरेख बना दो। ये वस्तु रखी है, वस्तु हम लेते हैं o डैश, ये ऑब्जेक्ट रखिए, इसका प्रतिबिंब बनाओ। तो एक प्रकाश किरण को भेजेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, तो समांतर जाने वाली किरण लेंस में हो या दर्पण में जाती है मुख्य फोकस से, तो मुख्य फोकस का ये है, तो यहां से ये जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है, ये प्रकाश किरण जाएगी। ठीक है, इसको डॉट डॉट कर देंगे। अगली को भेजो इसके प्रकाशिक केंद्र से, तो प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण सीधी निकल जाएगी, तो जहां पर ये दोनों किरणें काटेंगी वहीं पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, और ये प्रतिबिंब बनेगा सीधा आभासी। कैसा प्रतिबिंब होगा ये, सीधा और आभासी। ठीक है, ये प्रतिबिंब बन गया आई आई डैश। कहां पर बनाइए, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, तो ये डायग्राम बनाना था। ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया 3 का। इसमें अथवा में भी क्वेश्चन है,
अथवा में इसके क्वेश्चन पूछा है, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है? कोई व्यक्ति, ये दृष्टि दोष के क्वेश्चन है, दृष्टि दोष में याद रखना है, कोई व्यक्ति जहां तक देख सकता है, स्पष्ट देख सकता है बिना चश्मे के, ठीक है, वहीं पर हम प्रतिबिंब की दूरी वो होती है, वहीं पर हमको प्रतिबिंब बनाना होता है। तो इसमें कह रहे हैं मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर चश्मा पहन लेगा तब वो देख रहा है। तो ये हमारे पास बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है? तो चश्मे के साथ ये पढ़ेगा हमारे पास, तो ये हो गया एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर दूरी, अच्छा 25, एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए, व्यक्ति कहां तक देख सकता है? तो व्यक्ति आंख से जो है 25 सेंटीमीटर दूरी तक, कितनी दूरी तक? 25 सेंटीमीटर दूरी तक वो देख सकता है, स्पष्ट 25 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है, और कम से कम दूरी पर। और अनंत की बात करें तो अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकता है? तो अनंत तक देख सकता है। तो मनुष्य की जो रेंज होती है स्वस्थ नेत्र की, वो 25 सेंटीमीटर से कहां तक होती है? इन्फिनाइट तक होती है। इसका मतलब वो व्यक्ति पहले 25 सेंटीमीटर पे रखी वस्तु को देख नहीं सकता था, यानी कि निकट की वस्तु को वो नहीं देख सकता था। तो निकट की वस्तु वो नहीं देख पा रहा, इसका मतलब क्या है? उसमें कौन सा दोष है? बोलो भाई, निकट की वस्तु यदि व्यक्ति नहीं देख सकता है, उसमें दोष कौन सा होगा? निकट की वस्तु ना दिखे तो दूर दृष्टि दोष, दूर की वस्तु स्पष्ट दिख रही, निकट की नहीं दिख रही, 25 सेंटीमीटर पे रखी वस्तु नहीं देख पा रहा है, तो उसमें उसमें दूर दृष्टि दोष है। तो दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी गई है, प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर दी गई है। चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता, 25 सेंटीमीटर पे वस्तु को रख दिया, तो u बराबर रख दिया 25 सेंटीमीटर पे वस्तु रखी, उसको वो देख सकता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता? बिना चश्मे के व्यक्ति जहां पर रखी पुस्तक होगी उसको पढ़ ले, जहां तक देख सकता, वो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, यानी प्रतिबिंब हमको वहीं बनाना होगा। तो 25 सेंटीमीटर चश्मा पहन लिया है, चश्मा पहन के 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को वो देख रहा है, लेकिन वो 25 सेंटीमीटर पे पहले नहीं देख सकता था, तो वस्तु 25 पर नहीं है, वस्तु कहीं और रखी होगी, ठीक है। तो वस्तु 25 सेंटीमीटर पे नहीं, वस्तु 25 सेंटीमीटर पे ही रखी है, लेकिन वो पहले 25 पे नहीं देख सकता था, तो कहां तक देख सकता था पहले, ये हमको बताना है। तो जहां तक देख सकता था, हाँ थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें कंफ्यूजन ना हो। देखो, व्यक्ति जब चश्मा पहन लेगा, व्यक्ति का क्या होता? 25 सेंटीमीटर पे दिखना चाहिए था लेंस से, या आंख से 25 सेंटीमीटर दूरी पर उसको बस दिखनी चाहिए थी, लेकिन 25 पे नहीं दिख रही है। 25 सेंटीमीटर होता है मनुष्य का निकट बिंदु, निकट बिंदु उसका कुछ दूर होगा, 25 पे नहीं हो सकता, वो 50 सेंटीमीटर पर देख पा रहा होगा। लेकिन जब चश्मा लगा लिया तो ये 25 को देख लिया, तो चश्मे ने कोई जादू नहीं किया, चश्मे ने कोई जादू नहीं किया क्या उसने कि 25 वाली वस्तु जो रखी, इसका प्रतिबिंब यहां पर आकर के बना दिया। इसका प्रतिबिंब जो 25 पर वस्तु रखी है, इस वाले का प्रतिबिंब कहां पर बनाया? इस वाले 50 पे बना दिया होगा। ये एग्जांपल यानी कि 50 पे हो सकता हो, तो 50 पे जब बना दिया तो मतलब ये किसकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी, जो लेंस से प्रतिबिंब बनेगा वो दूरी। तो ये देख 50 तक सकता था, तो जहां तक व्यक्ति बिना चश्मे के देख सकता है वो दूरी किसकी होती है? प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो बिना चश्मे के जहां तक देखेगा, या जहां तक बिना चश्मे के व्यक्ति देख सकता है, वो प्रतिबिंब की दूरी हमको इसमें भी बताना है, क्लियर। तो यहाँ पे फॉर्म लगा दो लेंस वाला, 1/f इक्वल टू 1/v, लेंस के लिए -1/u, ठीक है, लेंस फॉर्मूला। अब यहाँ पर ये वस्तु की दूरी हमेशा दृष्टि दोषों में वस्तु और प्रतिबिंब दोनों की दूरी माइनस में लेंगे, क्योंकि हमेशा लेंस के सामने चीजें बनेंगी, प्रतिबिंब भी बनेगा, वस्तु और प्रतिबिंब वस्तु दोनों चीजें सामने होंगी, तो प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी दोनों को माइनस में लेना है। तो 1/f की वैल्यू कितनी? 50, 1/v माइनस u की दूरी
-25, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +25। हाँ, इसको इधर ले आओ, तो 1/v इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/50 माइनस 1/25। हर बराबर कर लो, 2 से गुणा कर लो, है ना। तो 25 गुना कितना हो जाएगा, 50। 25 गुना 50, तो 1 माइनस 2/50 1/v। ठीक है, 2 से गया 1, तो 1/v, और माइनस 1/50, तो v बराबर आ गया -50 सेंटीमीटर। चलिए, एग्जाम्पल भी हमने माना था कि 50 पे वस्तु रखी होगी, 50 ही आ गया, आंसर भी 50 आ गया कि 50 सेंटीमीटर पे, यानी 50 सेंटीमीटर पर बिना चश्मे के पढ़ सकता है। फोकस दूरी उसकी 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर पे वस्तु रखी होगी, तो बिना वो लेंस हमने प्रयोग किया है, फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर का, तो 50 सेंटीमीटर पे रखी वस्तु को वो स्पष्ट पढ़ सकता था पहले, तो मतलब बिना चश्मे के। तो यही प्रतिबिंब की दूरी ही है, वहीं पर प्रतिबिंब बनाना होगा। वस्तु को बाद में 25 पे रख दिए, 25 वाले को देखेगा 50 पे ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, हाँ, तीसरे कक्षा खाने क्वेश्चन के, एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान 9 इंटू 10⁻31 kg एक इलेक्ट्रॉन है, जिसका मास दिया 9 इंटू 10⁻31 kg है। ये मास दे दिए इलेक्ट्रॉन का। फिर कह रहे हैं वह आवेश, उस पर जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया गया है, यानी E की वैल्यू दी गई है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम है। एक्स अक्ष के समांतर गतिमान है, गति करता हुआ एक्स अक्ष के समांतर जा रहा है, ऐसे एक्स अक्ष के समांतर जा रहा है, 3 गुणे 10 की घात 3 गुणे 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुणे 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से जा रहा है, ये इसका वेग दिया गया है। जेड अक्ष के समांतर कार्यरत, जेड अक्ष बीच में आ गई, तो एक्स वाई जेड, समझो ये एक्स अक्ष हो गई, ये हमारे पास जेड अक्ष, ये हमारे पास हो जाएगी वाई अक्ष, तीनों डायरेक्शन में बात हो रही है। जेड अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र लगा है, कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। चुंबकीय क्षेत्र को बी से देखते हैं, बी बराबर 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र दिया, चुंबकीय क्षेत्र दिया है जेड अक्ष पे। ठीक है, ये जा रहा है इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष पे, जो इसका वेग है वो एक्स अक्ष पे है। इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला बल बताइए, बल का फॉर्मूला में F बताना है, F इलेक्ट्रॉन पे कितना लगेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे बल का फॉर्मूला होता है F बराबर Q VV, किसी गतिमान आवेशित कण पे जिस पर आवेश हो उस पे बल का फॉर्मूला बराबर Q VV sin थीटा होता है। इलेक्ट्रॉन है जाएगा E VV sin थीटा। ये ऑप्शन में भी पूछ दिया जाता है, कई बार पूछा गया इलेक्ट्रॉन पे बल कितना लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर ला रहे हैं बल, तो बराबर E VV sin थीटा। इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया, वेग दिया, चुंबकीय क्षेत्र दिया है। ठीक है, थीटा यहां पता कर लो, थीटा होता है वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। वेग है एक्स अक्ष पे, चुंबकीय क्षेत्र है जेड पे, तो कोण कितना बन गया 90 डिग्री का, साइन 90 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 इंटू 10⁻19, वेलोसिटी का मान 3 गुणे 10 की घात 6, ये 3 गुणे 10 की घात 6, तो 3 गुणे 10 की घात 6। चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.3 साइन थीटा हमारे पास कितना 90, तो ये गुणा कर लेंगे पूरा। 3 त्रिक का 9 और 16 का या 48 तिया गुणा कर लो, 48 तिया 3 24, 3 चौक को 12, तो 14, 144 आ जाएगा। तो 144 पॉइंट लगेगा 2 अंकों बाद, तो 1.44 इंटू 10 की पावर देख लो -19 प्लस 6 -13 आ जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो इतना फोर्स लगेगा, इतने न्यूटन। ठीक है, इसमें फोर्स बता रहा था कितना लगेगा, ये फोर्स की वैल्यू हो गई। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बल, त्वरण एवं बल की दिशा बताइए। अच्छा, बल की दिशा क्या होगी, हाँ तो ध्यान देंगे जो बल लगता है इस पे वो लंबवत होता दोनों के, जो चार्ज की कण की जो चलने की दिशा है जो चुंबकीय उन दोनों के लंबवत,
दोनों के लंबवत वाई अक्ष होगा, तो इसकी दिशा होगी वाई अक्ष में। दिशा कहां होगी? वाई अक्ष। वाई अक्ष के अनुदिश लिख सकते हो, वाई अक्ष की दिशा में, वाई अक्ष के अनुदिश। इस पे बताना त्वरण कितना होगा, तो F इक्वल टू फॉर्मूला होता है ma, तो a हमको बताना कितना होगा, तो F अपान हो जाएगा ये m, तो F तो हम निकाल लिए कितना आया 1.44 इंटू 10 की पावर माइनस 13। इलेक्ट्रॉन का जब मान दिया था 9 इंटू 10 की पावर ये माइनस 31। इसी को सॉल्व कर देते हैं। देखो यदि यहाँ पे ये 1.44 इंटू 10 की पावर माइनस 13 प्लस हो जाएगा 31 ऊपर अपॉन 9, ठीक है। 9 से कैंसिल कर दो, 9 से कैंसिल करोगे, 9 एक कम 9, पॉइंट पहले लगा दो, क्योंकि एक लेंगे बी कम है, 4 ले लिए पॉइंट का उधर वाला मिला लिए, पॉइंट लगा देना है। 9 एक कम 9, बच जाएगा कितना 5, 9 छके 54, 0.16 इंटू 10 की पावर 31 और प्लस माइनस 13, तो घट जाएगा, कितना बच जाएगा 13 7 और 1 8 18, है ना, 18 बचेगा प्लस में। इसको बस यही लिख दो इतना, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पॉइंट इधर ले आओ 1.6, एक इसको बढ़ा दो तो एक इसको कम कर दो, 10 की घात 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट जरूर लिख देंगे, जो भी चीजें फाइंड करेंगे उनका यूनिट जरूर लिख देंगे। यूनिट हो जाएगा इसका 1.6 इंटू 10⁻17 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन त्वरण है तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए इस पे अथवा का क्वेश्चन देख लेते हैं। अथवा में इसमें क्वेश्चन है 2 ओम 3 ओम 5 ओम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। 2 ओम प्रतिरोध है, R1 हमारे पास 2 ओम, R2 3 ओम, R3 हमारे पास 5 ओम। इनको किस क्रम में जोड़ा गया? श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं इनको, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर देखो क्या होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया संयोजन के सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। श्रेणी क्रम में जोड़ लिए, तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध इसका निकालो कितना होगा। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला R बराबर, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा R3। R1 की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 3 प्लस 5, 3 2 5 5 10 ओम आ जाएगा। श्रेणी क्रम में क्या समान होता है? श्रेणी क्रम में धारा समान बहती है, तो धारा यहां से निकाल लेते हैं I। तो I इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास टोटल प्रतिरोध पता R, इसमें विभवांतर जो इस पर लगाया गया टोटल है वो विभवांतर लगाया 30 वोल्ट का, तो करंट निकाल लेते हैं। तो 30 बटे कितना आ जाएगा 10, V बटे R फॉर्मूला रहेगा V बटे R, तो V बटे R से V की वैल्यू कितनी 30, R की वैल्यू कितनी 10, कैंसिल हो गया, तो I बराबर कितना आ गया 3 एम्पियर। I बराबर कितना आया 3 एम्पियर। अब हमको इस क्वेश्चन में ये कहा कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर बताओ। R1 के सिरों पर विभवांतर कितना होगा? R1 के सिरों पर विभवांतर, धारा सभी में समान बहेगी, तो विभवांतर इसमें V1 बराबर फॉर्मूला I, धारा वही लेकिन प्रतिरोध इसका R1, तो I कितने 3 एम्पियर। 3 गुणे R1 कितना हमारे पास 2, तो 3 दूनी कितना आ गया 6, तो 6 वोल्ट हो गया R1 के सिरों पर। तो ऐसे कर लेंगे R2 के सिरों पर, R2 के सिरों पर विभवांतर, तो R2 के सिरों पर विभवांतर हो जाएगा V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, तो I की वैल्यू वही 3, R2 की वैल्यू कितनी, R2 की वैल्यू 3, तो 3 त्रिका 9 वोल्ट, ठीक है। फिर R3 के सिरों पर देखेंगे, R3 के सिरों पर विभवांतर V3, तो I इंटू R3, I की वैल्यू 3, R3 हमारे पास कितना 5, तो 5 में कितना हो गया 15, तो 15 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो सबको जोड़ेंगे वही होना चाहिए, टोटल 30 ही होना चाहिए, 6 9 6 15 15 30, पूरा 30 आ जाएगा, ठीक है। पूरा 30 ओम यहां से 30 वोल्ट पूरा होगा टोटल। तो अलग अलग विभवांतर बताने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके हैं वो चुंबकीय, ठीक है, वैद्युत मोटर, ये सब पूरे लॉन के क्वेश्चन है, तो लॉन के क्वेश्चन करवाएंगे आगे। जब वैद्युत मोटर आपको पढ़ाएंगे तो उसके साथ में डायनेमो, निर्दिष्ट धारा जनित्र और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र ये भी पढ़ा देंगे आपको।
तो आज के लिए यहीं तक क्लास को रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे जो है, तो जिसमें लॉन्ग के क्वेश्चन आगे जो आएगा उसमें वैद्युत मोटर आ रही है। वैद्युत मोटर जब पढ़ाएंगे उसमें डायनेमो, डिस्क धारा, ठीक है, और प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो जनित्र, उन दोनों को हम करवा देंगे। लॉन्ग के क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।